we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलने के साथ ही जम्मू और कश्मीर भी आज़ाद हो गया था। उस समय राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के शासक थे, जो अपनी रियासत को भारत पाकिस्तान में शामिल न करके एक स्वतंत्र राज्य बनाए रखना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित आज़ाद कश्मीर सेना ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और एक काफी बड़ा हिस्सा हथिया भी लिया। जंग की इस परिस्थिति में राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला की सहमति से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के भारत में अस्थायी विलय की घोषणा कर दी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस नए समझौते के अनुसार जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ केवल 3 विषयों रक्षा, विदेशी मामले और संचार को भारत के हवाले कर दिया था, जिसके बाद तत्कालीन भारत सरकार ने ये वादा किया कि इस राज्य के लोग अपने स्वयं की संविधान सभा के माध्यम से राज्य के आंतरिक संविधान का निर्माण करेंगे और जब तक राज्य की संविधान सभा शासन व्यवस्था और अधिकार क्षेत्र की सीमा का निर्धारण नहीं कर लेती, तब तक भारत का संविधान केवल राज्य के बारे में एक अंतरिम व्यवस्था प्रदान कर सकता है। और दोस्तों, इस प्रतिबद्धता के साथ ही आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया था, जिसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में यह प्रावधान केवल अस्थायी है। इन प्रावधानों को 17 नवंबर 1952 को लागू किया गया था। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के नागरिकों को वो कौन कौन से विशेष अधिकार और सुविधाएं देता था जो दूसरे आम भारतीय लोगों को नहीं मिले थे। जम्मू और कश्मीर भारतीय संघ का एक संवैधानिक राज्य है, लेकिन इसका नाम, क्षेत्रफल और सीमा को केंद्र सरकार तभी बदल सकती थी जब जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार इसकी अनुमति दे। इस आर्टिकल के तहत रक्षा, विदेशी मामले और संचार को छोड़कर बाकी सभी कानूनों को जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी। इसी आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था और वहां का प्रशासन इसी के अनुसार चलाया जाता था, न कि भारत के संविधान के अनुसार। जम्मू और कश्मीर के पास 2 झंडे थे, एक कश्मीर का अपना राष्ट्रीय झंडा और दूसरा भारत का तिरंगा झंडा। देश के दूसरे राज्यों के नागरिक इस राज्य में किसी भी तरीके की कोई भी संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, यानी कि यहाँ संपत्ति का मूलभूत अधिकार आर्टिकल 370 हटने तक लागू था। कश्मीर के लोगों को 2 प्रकार की नागरिकताएं मिली हुई थी, एक कश्मीर की और दूसरी भारत की। और अगर कोई कश्मीरी महिला किसी भारतीय से शादी कर लेती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता खत्म हो जाती थी, लेकिन अगर वह किसी पाकिस्तानी से शादी कर लेती थी तो उसकी कश्मीरी नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। और अगर कोई पाकिस्तानी लड़का किसी कश्मीरी लड़की से शादी कर लेता था तो उसको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता भी मिल जाती थी। दोस्तों, सामान्यतः ऐसा होता है कि जब कोई भारतीय नागरिक भारत के किसी राज्य को छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। लेकिन जब कोई जम्मू कश्मीर का निवासी पाकिस्तान चला जाता था और जब कभी वापस जम्मू कश्मीर आ जाता था तो उसको दोबारा भारत की नागरिकता मिल जाती थी। साथ ही दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4A यानी मूल कर्तव्य इस राज्य पर लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि का अपमान करना अपराध की श्रेणी में नहीं आता था। आर्टिकल 370 के कारण ही केंद्र सरकार राज्य पर वित्तीय आपातकाल यानी कि अनुच्छेद 360 जैसा कोई भी कानून कश्मीर में नहीं लगा सकती थी। यानी अगर कभी भारत में कोई वित्तीय संकट आता है और भारत सरकार वित्तीय आपातकाल की घोषणा करती है तो इसका जम्मू और कश्मीर पर कोई असर नहीं पड़ता था। भारत के संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन जम्मू कश्मीर पर स्वतः लागू नहीं होता था जब तक कि इसे राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा लागू करने की अनुमति न दी गई हो।
केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर पर केवल 2 दशाओं युद्ध और बाहरी आक्रमण के मामले में ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकती थी। अगर भारत में आंतरिक गड़बड़ी के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता था तो भी इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर पर नहीं पड़ता था। हालांकि जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही इसे राज्य में लागू किया जा सकता था। केंद्र सरकार जम्मू और कश्मीर राज्य के अंदर की गड़बड़ियों के कारण वहां राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकती थी। उसे ऐसा करने से पहले राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी। इस राज्य की सरकारी नौकरियों में भी केवल इस राज्य के परमानेंट नागरिक ही सेलेक्ट किए जाते थे। इसके अलावा इस राज्य की स्कॉलरशिप भी यहाँ के लोकल लोगों को ही मिलती थी। दोस्तों, इन सभी फैक्ट से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक राज्य तो था, लेकिन इस राज्य के लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे जो कि भारत के दूसरे राज्यों से अलग थे। साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंक की मुख्य वजह वहाँ के कुछ अलगाववादी नेताओं के स्वार्थी हित थे। ये अलगाववादी नेता पाकिस्तान के इशारों पर जम्मू कश्मीर में गरीब लड़कों को भड़काते थे और आतंक का रास्ता चुनने को मजबूर करते थे। लेकिन दोस्तों, समय की मांग को देखते हुए मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था, जिसके कारण यहाँ के अलगाववादी नेताओं की रोजी रोटी बंद सी हो गई और अब घाटी में भी पहले के मुकाबले शांति हो गई। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार का ये फैसला कई अलगाववादियों को पसंद नहीं आया और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई, जिन्हें सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और दोस्तों, आर्टिकल 370 हटने के 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। दोस्तों, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सुनना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस फैसले के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके हमें जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।